नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पंजाब के डीजीपी बोले, कभी नहीं कहा कि मूसेवाला गैंगस्टर था या फिर गैंगस्टर से जुड़े हुए थे, मन में बहुत सम्मान है। जी हां दोस्तों, पंजाब के पुलिस प्रमुख वीके भौरा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को कभी गैंगस्टर नहीं बताया या यह नहीं कहा कि वह गैंगस्टर से जुड़े हुए थे। रविवार को गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पहले पंजाबी गायक के पिता बलगौर सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर अपने बेटे की हत्या को गैंगवार से जोड़ने के लिए भौरा से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की है। इसके बाद पुलिस महानिदेशक की यह सफाई आई। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सिंह ने अपने बेटे की हत्या की उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की भी मांग की थी। इसके बाद एक बयान में डीजीपी भौरा ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला के लिए उनके मन में बहुत सम्मान है और उन्हें एक प्रसिद्ध गायक और पंजाब का एक सांस्कृतिक प्रतीक बताया। हत्या की निंदा करते हुए राज्य के पुलिस प्रमुख ने कहा कि जांच चल रही है और अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, वकील ने कहा पंजाब पुलिस कर सकती है एनकाउंटर। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने पटियाला कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में वकील ने लॉरेंस की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कहा गया है कि जेल में लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा है। वकील ने कहा कि डर है कि पंजाब पुलिस जेल में लॉरेंस का एनकाउंटर कर सकती है या फिर विरोधी गैंग लॉरेंस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने याचिका दाखिल कर अपील की है कि उसे पंजाब पुलिस की कस्टडी में न भेजा जाए। वकील की ओर से आशंका जताई गई है कि पंजाब पुलिस कस्टडी की मांग कर लॉरेंस का एनकाउंटर कर सकती है या फिर उसके विरोधी गैंग हमला कर सकते हैं, लिहाजा जेल में उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, रविवार को पंजाब के मनसा में हुई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इस मामले में सोमवार को लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी की है और उसके बैरक की तलाशी भी ली। हालांकि तलाशी के दौरान लॉरेंस के बैरक से पुलिस को कुछ नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा 24 घंटे में आटे की कीमत कम करें वरना अपने कपड़े बेचूंगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और इमरान खान के खास महमूद खान को चेतावनी दी। शरीफ ने कहा कि अगर सीएम खान ने अपने 24 घंटे में लोगों को सस्ता आटा मुहैया नहीं कराया तो वह अपने कपड़े बेचकर यह उपलब्ध कराएंगे। पीएम शहबाज शरीफ ने रविवार को कठारा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं अपना वादा दोहराता हूं, मैं अपने कपड़े बेचूंगा और लोगों को सबसे सस्ता गेहूं का आटा उपलब्ध करवाऊंगा। शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान को अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी का तोहफा दिया है। पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार की निंदा करते हुए पाक प्रधानमंत्री ने कहा कि वह 50 लाख मकान और 1 करोड़ नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने देश को आर्थिक संकट में धकेला। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक रैली में पीएम शरीफ ने कहा कि मैं आपके सामने घोषणा करता हूं कि मैं अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा लेकिन देश को समृद्धि और विकास के रास्ते पर रखूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूपीएससी 2021 रिजल्ट, लड़कियों का जलवा कायम, श्रुति शर्मा टॉपर, टॉप 10 में 4 लड़कियों ने मारी बाजी। जी हां दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट सोमवार को डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें श्रुति शर्मा ने पहली रैंक हासिल की है। टॉप करने वाली श्रुति बिजनौर में जन्मी है और दिल्ली से हिस्ट्री की पढ़ाई की है, जबकि दूसरी रैंक अंकिता अग्रवाल ने और तीसरी रैंक गामिनी सिंगला के नाम रही। टॉप 10 रैंक होल्डर्स में से 4 लड़कियां रही। साल 2021 के रिजल्ट में टॉप 10 में 5 लड़कियां थी। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की रिजल्ट लिस्ट के मुताबिक 685 कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की, जिनमें से 180 आईएएस, 37 आईएफएस और 200 आईपीएस के लिए पास हुए हैं। सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यूपीएससी ने 3 राउंड, प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू राउंड में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया। इनके अलावा दोस्तों 80 उम्मीदवारों की दावेदारी प्रोविजनल है, यानी कि अगर कोई उम्मीदवार अपनी रैंक कमाने की वजह से नौकरी करने से इनकार करता है तो इनमें से उनकी छटनी की जाएगी। दोस्तों, श्रुति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में एडमिशन लिया और डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लेने के लिए जेएनयू छोड़ दिया। वे अपनी सफलता का श्रेय जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी को देती है। शर्मा के अलावा
23 अन्य छात्रों ने भी जामिया RCA से सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस देश में हफ्ते में 4 दिन करिए काम 1 जून से लागू हो रहा है 4 डे वीक। जी हां दोस्तों, कई देश हफ्ते में 4 दिन काम के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। अब ब्रिटेन भी 4 डे वीक क्लब में शामिल होने जा रहा है। दोस्तों ब्रिटेन में 1 जून से हफ्ते में 4 दिन का काम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इसे देश की 60 बड़ी कंपनियां लागू कर रही है। करीब 6 महीने तक चलने वाले इस ट्रायल में कंपनियां अपने कर्मचारियों से हफ्ते में 4 दिन या अधिकतम 32 घंटे काम लेंगी, यानी कि कर्मचारियों को हर हफ्ते 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। दोस्तों इसमें देश की 60 बड़ी कंपनियों के 3000 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस दौरान कर्मचारियों की सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा। लेबर इकोनॉमिस्ट जोनाथन बायस ने कहा कि इसमें सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि प्रोडक्टिविटी को कैसे मापा जाएगा। कर्मचारियों को 5 दिन का काम 4 दिन में करना होगा। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए जनवरी 2022 से सप्ताह में काम के दिनों को 5 से घटाकर अब 4 दिन कर दिया है। शुक्रवार को आधा दिन काम करना होता है, यानी कि हाफ डे होता है। इस तरीके से 4.5 दिन काम करना होता है। शनिवार और रविवार को पूरी तरह छुट्टी माना जा रहा है। दोस्तों जल्द ही निजी सेक्टर में भी इस तरह के नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 50 साल से अधिक उम्र के तीर्थयात्रियों के लिए नए नियम, 101 लोगों की मौत के बाद अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ने की वजह से राज्य सरकार ने एक जरूरी कदम उठाया है। अब 4 धाम यात्रा पर आने वाले 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हेल्थ स्क्रीनिंग करना जरूरी होगा। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक 4 धाम यात्रा की शुरुआती माह मई में ही 101 श्रद्धालुओं की मौत होने से अधिकारी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ दोनों चिंतित हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते में हृदय संबंधी समस्याओं के कारण श्रद्धालुओं की मौत की घटनाएं हर साल होती है, लेकिन इस बार यह संख्या कहीं ज्यादा है। दोस्तों उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 101 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें से 49 की मौत केदार धाम, 20 की बद्रीनाथ और 7 की गंगोत्री, 25 की यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम में मौत हुई। मृतकों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले 50 साल या इससे ऊपर की उम्र के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच जरूरी कर दी है। इस यात्रा पर 50 साल या उससे अधिक उम्र के आने वाले यात्रियों को इसे फॉलो करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड पर सरकार का यू टर्न। सरकार ने आधार एडवाइजरी वापस ली, कहा अपनी समझ से शेयर करें आधार नंबर। जी हां दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई थी कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आधार की फोटोकॉपी शेयर न करें। आधार के दुरुपयोग का हवाला देते हुए ऐसा किया गया था। अब सरकार ने इस एडवाइजरी को वापस ले लिया है। सरकार के बयान में कहा गया है कि UIDAI की ओर से 27 मई को जारी एडवाइजरी इस संदर्भ में जारी की गई थी कि कोई फोटोशॉप के जरिए आधार कार्ड का दुरुपयोग न कर ले। सरकार ने कहा कि एडवाइजरी की गलत व्याख्या की संभावनाओं को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। UIDAI की ओर से जारी आधार कार्ड धारकों को केवल सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार नंबर को शेयर करने में अपनी समझ का प्रयोग करें। आधार आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इकोसिस्टम ने आधार होल्डर्स की पहचान और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बियर पीने के शौकीनों के लिए बुरी खबर, कंपनियां जल्द कर सकती है रेट में इजाफा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी बियर के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। कच्चे माल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी के कारण अब बियर बनाने वाली कंपनियां बियर की कीमतें बढ़ाने पर विचार कर रही है। कुछ राज्यों में तो कई कंपनियों ने रेट बढ़ा भी दिए हैं। इस बार मार्च में ही जबरदस्त गर्मी पड़ने की वजह से बियर की मांग में भी भारी इजाफा हुआ था। moneycontrol.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों का कहना है कि बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाले जो की कीमतें 3 महीने में दुगनी हो चुकी है। इसके अलावा लेबल, कार्टून और बोतल क्राउन की कीमतें भी 25% तक बढ़ चुकी हैं। ग्लास मेकर्स ने भी रेट 30% तक बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब बियर कंपनियों के सामने रेट बढ़ाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में तेज आंधी के साथ बारिश, कई जगह ओले गिरे, उड़ानें हुई प्रभावित। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कई हिस्सों में सोमवार दोपहर तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इससे कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे, कई जगह ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि बारिश के कारण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। दोस्तों कई इलाकों में ओले भी गिरे। बारिश और तेज हवाओं के चलते कई फ्लाइट्स की टाइमिंग पर भी असर पड़ा है। हवा के झोंके इतने तेज थे कि सड़कों पर खड़ी कारें हिलती नजर आई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मोदी सरकार के 8 साल पूरे, जेपी नड्डा बोले प्रधानमंत्री मोदी ने बदली देश की सियासत की संस्कृति। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के मूल मंत्र पर काम कर रही है। नड्डा ने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज पर बनती थी और वहीं लागू हो जाती थी, लेकिन आज ऐलान से लेकर आखिरी लेवल तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है ताकि हर स्कीम का लाभ जनता तक पहुंच सके। दोस्तों, नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीति की संस्कृति को बदला है, साथ ही सरकार के कामकाज के तरीके भी बदल दिए हैं। आज हम देखते हैं कि लोगों के मन में भाव है कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही आज जिम्मेदार, प्रोडक्टिव और उत्तरदायी सरकार काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा बोझ, पहली तारीख से 1100 रुपए का हो सकता है घरेलू एलपीजी सिलेंडर। जी हां दोस्तों, देश में 1 जून को फिर से रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो सकती है। हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां दाम तय करती है। इस बार अनुमान है कि घरेलू एलपीजी के दाम 1100 रुपए को पार करने वाले हैं। ऐसे में अगर आप 1 तारीख से पहले गैस बुक करवा कर कुछ बचत करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपए, मुंबई में 1002 रुपए, कोलकाता में 1029 रुपए और चेन्नई में 1058 रुपए है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गैस कंपनियों ने मई में 2 बार घरेलू एलपीजी की कीमतों में वृद्धि की थी। पहला रेट 7 मई को बढ़ाया गया। इस दिन 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 19 मई को फिर से 3.5 रुपए की वृद्धि की गई, यानी कि 1 महीने में रसोई गैस पर कुल 53.5 रुपए बढ़ाए गए। वैश्विक बाजार में गैस की कीमतों को देखते हुए इसके 1 जून को फिर से बढ़ने के अनुमान है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ट्विटर पर लगा $15 करोड़ का जुर्माना, इन वजह से देनी होगी इतनी बड़ी रकम। जी हां दोस्तों, पिछले करीब 6 साल की अवधि में यूजर के आंकड़े गोपनीय न रखने की वजह से ट्विटर को जुर्माना देना होगा। अमेरिका में यह दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म $15 करोड़ का जुर्माना अदा करेगा। इसके साथ ही ट्विटर यूजर के आंकड़ों की सुरक्षा के लिए नए मानक भी तैयार करेगा। न्याय विभाग और संघीय व्यापार आयोग ने बुधवार को ट्विटर के साथ वाद निपटारे की घोषणा की। रेगुलेटर्स का आरोप है कि ट्विटर ने उपयोगकर्ताओं को धोखे में रखते हुए 2011 के FTC आदेश का उल्लंघन किया कि वह उनकी गैर सार्वजनिक संपर्क जानकारी की गोपनीयता को सुरक्षित रखता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के गर्भगृह में पहला शिला पूजन 1 जून को। जनवरी 2024 तक रामलला होंगे विराजमान। जी हां दोस्तों, रामलला के मंदिर के निमित्त गर्भगृह का शिला पूजन 1 जून को किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के गर्भगृह के प्रथम शिला पूजन करेंगे। महापीठ गर्भगृह के पीछे की दीवार से गर्भगृह का निर्माण शुरू होगा। इसके लिए 5 दिवसीय अनुष्ठान राम जन्मभूमि परिसर में चल रहा है। दोस्तों, 1 जून को सुबह 9 बजे से नक्काशीदार पत्थरों से रामलला के गर्भगृह का निर्माण शुरू किया जाएगा। 2 वर्षों में रामलला के मंदिर की बुनियाद और लिम्त कुर्सी का निर्माण किया गया है। दोस्तों, लिम्त का निर्माण मात्र ग्रह स्थल पर ही पूरा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह काम सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हुई मारपीट। टिकैत बोले ये सरकार की है साजिश, 3 हिरासत में लिए गए। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत पर एक शख्स ने काली स्याही फेंक दी। घटना बेंगलुरु प्रेस क्लब की है, जहां टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। दोस्तों, वाकये के बाद टिकैत समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के समय टिकैत के सहयोगी नेता युद्धवीर सिंह भी मौजूद थे। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। उधर अपने ऊपर फेंकी गई स्याही के बाद टिकैत ने कहा कि यह जिम्मेदारी यहां की पुलिस की है। पुलिस ने यहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। पूरी तरह से सरकार की मिलीभगत से यह काम हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। सिसोदिया बोले फर्जी केस में फंसाया गया। जी हां दोस्तों, फर्जी कंपनियों के जरिए लेनदेन के आरोप में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ जहां ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। उनकी गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया। शुरू में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जो करप्शन
करप्शन में लिप्त होगा उसको तुरंत हटा देंगे। अभी तक कुछ बोले नहीं है केजरीवाल, इसका मतलब है कि माल सारा वहीं लगा है, अगर हटा दिया तो सत्येंद्र जी कुछ नहीं देंगे। वहीं दोस्तों कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह केस जब पहली बार आया था तो मैंने भरी पीएसी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। बोने ने उसे सप्तनिक मेरे सामने रोने धोने के लिए बैठाया। मैंने कहा निजी संबंध अपनी जगह पर, इसका जवाब दो। तो आजकल पंजाब का वसूली प्रमुख बना नया चिंटू कागज फैलाकर बोला सर मैं सीए हूं, कोई गड़बड़ नहीं है। वहीं दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ 8 साल से एक फर्जी केस चलाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लापता नेपाली विमान में सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका, 16 शव मिले। दोस्तों खराब मौसम के बीच नेपाल की सेना ने मुस्तांग जिले में रविवार सुबह लापता विमान का मलबा सोमवार को खोज लिया। नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणविन्द्र मणि पोखरेल ने सोमवार सुबह बताया कि विमान में सवार सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। इस विमान पर 4 भारतीय नागरिकों समेत कुल 22 लोग सवार थे। शुरुआती जांच के अनुसार किसी यात्री के जिंदा बचने की संभावना नहीं है, हालांकि आधिकारिक बयान बाद में जारी किया जाएगा। नेपाल के नागरिक विमानन प्राधिकरण के अनुसार मौके पर मौजूद अधिकारियों ने अब तक 16 शव निकाले जाने की पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार शवों की हालत इतनी खराब है कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए काठमांडू भेजा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के भाव में आई तेजी, जानिए कितना है 10 ग्राम का रेट। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में सोमवार को बाजार खुलते ही तेजी देखी गई। सुबह 11 बजे एमसीएक्स पर गोल्ड का रेट 122 रुपए चढ़कर कारोबार कर रहा था। दोस्तों सोना आज मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर 122 रुपए की तेजी के साथ 51,035 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। चांदी का भाव आज 344 रुपए चढ़कर 62,460 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था। दिल्ली सराफा बाजार की बात करें तो दोस्तों आज देश के दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत 51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 62,200 रुपए प्रति किलोग्राम रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत में इलाज के दौरान व्यक्ति का सर्वाधिक खर्च दवाओं पर बीमा से मिल रही बहुत कम मदद। जी हां दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में सबसे अधिक हिस्सा दवाओं पर व्यय होता है। इसके बाद यात्रा, भोजन और आवास का स्थान है। कंपोनेंट्स ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड रिलेटिव कंट्रीब्यूशन नाम की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग से जुड़े शोधकर्ताओं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्पताल से बाहर रहकर इलाज कराने वाले लोगों का स्वास्थ्य पर वार्षिक खर्च अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करा रहे लोगों से कहीं अधिक है। इस स्टडी के दौरान अस्पताल में रहकर इलाज करा रहे 43,781 मरीज और अस्पताल के बाहर से इलाज करा रहे 8,914 मरीजों का खर्च देखा गया। इनमें ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों के मरीज शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हेल्थ केयर पर खर्च होने वाली कुल रकम का 63% हिस्सा जेब से होता है। वहीं बीमा भारत में स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली कुल राशि का 12% कवर ही करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो करेंसी पर गहन मंथन के बाद सरकार तैयार, जल्द हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर परामर्श पत्र लगभग तैयार कर लिया है। उन्होंने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान अलग से पत्रकारों से बातचीत के समय यह बात कही। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर एक वैश्विक सहमति बननी चाहिए। बकौल सेठ, भारत क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने से पहले अन्य देशों द्वारा उसे लेकर उठाए गए कदमों पर गौर करेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह परामर्श पत्र पेश किया जाएगा। दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगा दिया था। हालांकि सरकार ने अभी देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है। भारत क्रिप्टो असेट और क्रिप्टो करेंसी में अंतर करता है। टैक्स के संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय कहा था कि मुनाफे पर 30% के टैक्स के अलावा 1% TDS भी कटेगा। क्रिप्टो पर टैक्स 1 अप्रैल से लागू हुआ था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जॉब अलर्ट, 39,000 युवाओं की भर्ती करेगा डाक विभाग, जल्द करें आवेदन, बचे हैं सिर्फ कुछ ही दिन। जी हां दोस्तों, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने 39,000 युवाओं को नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि डाक सेवक पद पर यह भर्तियां की जाएंगी। विभाग के अनुसार ग्रामीण डाक सेवा GDS पद के लिए कुल 38,926 युवाओं को भर्ती होना है। योग्य उम्मीदवार इसके लिए 6 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in के जरिए किया जाएगा। अन्य किसी तरीके से किए गए आवेदन को विभाग रद्द कर देगा। दोस्तों, इस पद के लिए आवेदन करने वालों की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र का निर्धारण आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार किया जाएगा। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास करने वाले अभ्यर्थी ही इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें भी गणित और अंग्रेजी विषय के साथ पास होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। IPL 2022 में कौन सी टीम को तीसरा स्थान नसीब हुआ? जी हां दोस्तों, तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रही इस IPL 2022 में? अगर आप जानते हैं उस टीम का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।